दिस इज अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। यह आपातकाल की स्थिति है। 23 जुलाई 2023 को इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने जब यह बयान दिया, तब उनके मुल्क पर न तो बाहर से कोई हमला हुआ था, न इजराइल ने किसी पर हमला किया था और न ही फिलिस्तीन की तरफ से जंग की चेतावनी जारी हुई थी। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के एक फैसले ने इजराइल को अशांत कर दिया है। राष्ट्रपति सिविल वॉर की चेतावनी दे चुके हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि छठी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नेतन्याहू न्यायपालिका में कथित सुधार के लिए कई बिल लेकर आए। दावा किया कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, सरकार का काम तेजी से होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों और आम जनता ने उनके दावे को नकार दिया। कहा कि इसके जरिए अदालत की शक्तियां छीनने की कोशिश हो रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने सरकार से बिल वापस लेने की अपील की, मगर सरकार नहीं मानी। फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। इसी कड़ी में 24 जुलाई की तारीख आ गई। इस रोज इजराइल की संसद क्नेसेट में रीजनेबल स्टैंडर्ड क्लॉज पर वोटिंग होने वाली है। ये क्या है? इजराइल में सुप्रीम कोर्ट को सरकार के किसी भी फैसले को अनरीजनेबल यानी कि अनुचित बताकर खारिज करने का अधिकार है। अगर बिल पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से यह अधिकार छिन जाएगा। इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। 24 जुलाई को हजारों लोगों ने क्नेसेट के दरवाजे पर धरना दिया। पुलिस को उन्हें हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी 150 कंपनियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हलचल सेना के अंदर भी हुई। रिजर्व फोर्स वाले ड्यूटी का बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि मुश्किलें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक तरफ बिल के विरोधी सड़कों पर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू के समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कई बार झड़प की स्थिति पैदा हो चुकी है। इसी वजह से राष्ट्रपति ने जताया है कि समझौता नहीं हुआ तो सिविल वॉर दूर नहीं। तो आज हम जानेंगे इजराइल में अब क्या कांड हो गया और नेतन्याहू सरकार पीछे क्यों नहीं हट रही है। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी इजराइल की। इजराइल में अफरा तफरी मची है। पूरे देश की निगाहें जेरूसलम पर चल रही संसद पर टिकी है। हालत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि राष्ट्रपति हर्जोग इजराइल लौटने के बाद अपने दफ्तर या घर नहीं गए, बल्कि सीधे अस्पताल गए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करने। नेतन्याहू एक सर्जरी के सिलसिले में अस्पताल में भर्ती थे। 24 जुलाई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जिसके बाद वो सीधे संसद पहुंचे। खैर, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के बाद सरकार के दूसरे मंत्रियों से भी मुलाकात की, फिर बयान भी जारी किया। स्थिति हाथ से निकल रही है, बैठकर बातचीत करो। ऐसा ही कुछ बयान इजराइल के बेस्ट फ्रेंड अमेरिका से भी आया। थोड़ा रुक कर फैसला लो, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। वैसे नेतन्याहू का न्यायपालिका सुधार कार्यक्रम है क्या और इस पर बवाल क्यों मचा है, ये समझने से पहले न्यायपालिका के बारे में समझना होगा। इजराइल की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी संस्था है। इसे कुछ मौकों पर हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 15 जज होते हैं। उन्हें इजराइल के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर। सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र 70 साल है। सरकार और न्यायपालिका के बीच पंगा क्या है? पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पास किए गए कई विवादित और कट्टर बिलों को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक अधिकार पर किसी बिल को अवैध ठहराने का अधिकार है। नेतन्याहू सरकार का कहना है कि इससे शक्ति का असंतुलन हो रहा है। न्यायपालिका यानी कोर्ट सरकार और संसद से ज्यादा ताकतवर बनती जा रही है। किसी भी सफल लोकतंत्र में 3 इकाइयां यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होकर काम करती हैं। उनके बीच चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है। वो एक दूसरे को निरंकुश होने से रोकती है। लेकिन नेतन्याहू गठबंधन के मुताबिक इजराइल में न्यायपालिका निरंकुश हो चुकी है, इसलिए उनकी शक्तियों में कटौती की जरूरत है। सरकार न्यायपालिका को काबू में पाने के लिए क्या कर रही है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा और सिलसिलेवार ढंग से इसे समझना होगा। नवंबर 2019 नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। जांच आगे बढ़ी। जून 2021 12 साल पीएम रहने के बाद नेतन्याहू की छुट्टी हुई। दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट देश के नए प्रधानमंत्री बने। नवंबर 2022 इजराइल में फिर आम चुनाव हुए। ये वाला इलेक्शन पिछले 4 साल में 5वीं बार हो रहा था। इसमें नेतन्याहू की लिकुद पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया। दिसंबर 2022 बहुमत साबित करने की डेडलाइन से कुछ घंटे पहले नेतन्याहू ने बहुमत जुटा लिया। इसमें कई कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियां शामिल हुई
और बनी इजराइल के इतिहास की सबसे कट्टरपंथी सरकार। नेतन्याहू ने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। जनवरी 2023, 4 जनवरी को कानून मंत्री यारिव लेविन ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इसमें न्यायपालिका में सुधार के तौर पर दिखाया गया, मतलब इसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया। प्रस्ताव में 3 अहम बदलावों की बात की गई। पहला, अगर सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित किसी बिल को संवैधानिक आधार पर अवैध घोषित करती है, तब संसद साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है। दूसरा, जुडिशियल पैनल के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा था। नए प्रस्ताव में पैनल के अधिकार सदस्यों को चुनने की जिम्मेदारी सरकार के पास होगी, यानी सरकार अपने फायदे के हिसाब से जजों को सुप्रीम कोर्ट में बिठाने में कामयाब हो जाएगी। तीसरा, मंत्रियों को अपने कानूनी सलाहकारों की बात मानने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल कानूनन उन्हें बात माननी पड़ती है। जैसे ही प्लान बाहर आया, इसका विरोध शुरू हो गया। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा, इस प्लान से न्यायतंत्र बिखर जाएगा। 14 जनवरी को पहली बार हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। नेतन्याहू ने कहा, ये विपक्ष वाले हैं, उनकी जीत से नाखुश हैं। आगे चलकर ये प्रोटेस्ट बढ़ा और इसमें बड़ी संख्या में नेतन्याहू को वोट देने वाले भी शामिल हुए। 2 फरवरी को अटॉर्नी जनरल ने चिट्ठी लिखकर सरकार को पीछे हटने की सलाह दी। 5 जनवरी को राष्ट्रपति हरगोज बोले, इस प्रोटेस्ट को थोड़े समय के लिए रोकिए, बातचीत का मौका दीजिए। बहुत सारे लोग बातचीत के जरिए मसले सुलझाना चाहते हैं। इस पर जस्टिस मिनिस्टर ने कहा कि हम 1 मिनट भी मोहलत नहीं देंगे। इस बीच लोगों की नाराजगी बढ़ती गई, प्रोटेस्ट का दायरा भी बढ़ा। 5 मार्च को बड़ी संख्या में एयरफोर्स के रिजर्विस्ट ने ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। 19 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार सुधार कार्यक्रम में ढील देगी। 25 मार्च को डिफेंस मिनिस्टर याओव गलांत ने सरकार से प्रोसेस को रोकने की अपील की। अगले ही दिन गलांत को पद से बर्खास्त करने की खबर आई। इसके बाद प्रोटेस्ट और भड़क गया। हालांकि गलांत पद पर बने रहे। 27 मार्च को नेतन्याहू न्यायपालिका सुधार कार्यक्रम को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान करती है। वो बोले, सिविल वॉर रोकने के लिए मैं बातचीत का रास्ता अपना रहा हूं। कम से कम अप्रैल तक बिल पर संसद में वोटिंग नहीं कराई जाएगी। इस वक्त तक माना जा रहा था कि नेतन्याहू न्यायपालिका में सुधार के प्रस्ताव से पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मामला ठंडे बस्ते में चला गया, तब धीरे से नेतन्याहू ने प्रोसेस आगे बढ़ा दिया। 24 जुलाई को एक बिल पर वोटिंग की तारीख भी आ गई। जिस समय ये शूट चल रहा है, उस समय क्नेसेट में वोटिंग हो रही है। 26 घंटे तक चली बहस और सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच हुई मीटिंग्स के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका है। विपक्षी पार्टियों ने वोटिंग का बॉयकॉट करने की बात कही। इसके बाद बिल पास होने की ये आखिरी चुनौती भी खत्म हो गई। वैसे भी नेतन्याहू के पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। उनके गठबंधन के सांसदों ने बिल पास न होने की स्थिति में सरकार गिराने की धमकी दी है। जानकारों का कहना है कि असली मुसीबत बिल पास होने के बाद शुरू होगी। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहला, प्रोटेस्टर्स अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल पास होने के बाद आर या पार की लड़ाई कर सकते हैं। उनके बिल के समर्थकों से झड़प भी हो सकती है। इसके कारण हिंसा बढ़ने की आशंका है। दूसरी चिंता रिजर्विस्ट को लेकर भी है। इजराइल में मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। मिलिट्री सर्विस पूरी करने वाले सैनिकों को रिजर्व फोर्स में रखा जाता है। उन्हें इमरजेंसी में सर्व करने बुलाया जाता है। इसका एक संगठन है, ब्रदर इन आर्म्स। ये बिल के विरोध में है। इसमें 10,000 से अधिक रिजर्विस्ट हैं। कहा जा रहा है कि बिल पास होने के बाद सेना के अंदर और तनाव पैदा होगा। तीसरी वजह सुप्रीम कोर्ट से टकराव से जुड़ी है। मान लीजिए कि बिल पास हो गया, फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने बिल को खारिज कर दिया, तब स्थिति और बिगड़ जाएगी। वैसे स्थिति में अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया तो सीधे सीधे टकराव होगा। उसके बाद लोकतंत्र का ताना बाना बिगड़ने का खतरा है। इस मामले में हमारी नजर बनी रहेगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी कंबोडिया से है। कंबोडिया के आम चुनाव का रिजल्ट आ गया है। मौजूदा प्रधानमंत्री हुन सेन की कंबोडियन पीपल्स पार्टी CPP ने 125 में से 120 सीटों पर जीत हासिल की है। यह नतीजा पहले से तय माना जा रहा था। हुन सेन ने 1984 से कंबोडिया की सत्ता के शीर्ष पर कब्जा जमा रखा है। उनके मुल्क में विपक्ष और फ्री प्रेस की गुंजाइश खत्म कर दी गई है। चुनाव से पहले ही सबसे बड़ी विपक्षी कैंडललाइट पार्टी को बैन करवा दिया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और जिम्मेदार संस्थाओं पर कंट्रोल के बाद हुन सेन की जीत सुनिश्चित ही थी। 23 जुलाई को हुए चुनाव में हुन सेन की CPP के अलावा 17 और पार्टियां खड़ी हुई थी। उनमें से अधिकतर या तो बहुत छोटी हैं या हुन सेन की पिट्ठू हैं।
सिर्फ एक पार्टी के खाते में 5 सीटें आईं। पश्चिमी देश और मानवाधिकार संगठन ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। इस तरह के आरोप हुन सेन पर पहले भी लगते रहे, लेकिन उसने कभी उन पर गौर नहीं किया। अब आगे क्या होगा? हुन सेन 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपने बेटे हुन मनेत को सौंपने का दावा कर रहे हैं। मनेत ने अमेरिका की मिलिट्री एकेडमी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। हालांकि उनके चुनावी भाषणों और एजेंडा में हुन सेन की झलक आती है। जानकारों का कहना है कि उससे किसी तरह के सुधार की उम्मीद कम ही है। हुन सेन और कंबोडिया के बारे में हमने दुनियादारी में पहले विस्तार से बताया है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड की जस्टिस मिनिस्टर किरी एलन ने इस्तीफा दे दिया है। वजह, शराब पीकर कार चलाई और पुलिस ने पकड़ा तो हंगामा भी किया। ये वाकया 23 जुलाई की रात न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में हुआ, जब नशे में धुत एलन ने अपने गाड़ी पार्किंग में लगी दूसरी गाड़ी में ठोक दी। इस दुर्घटना में किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो अल्कोहल टेस्ट में पकड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 4 घंटे तक थाने में बिठा कर रखा। उनके ऊपर कोर्ट में केस भी चलेगा। दोषी पाए जाने पर जुर्माना लगेगा और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नोटिस देने के बाद पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि 24 जुलाई की सुबह इस घटना ने नया मोड़ लिया। प्रधानमंत्री ने किरी एलन से बात की, कहा ऐसी स्थिति में आपका पद पर बने रहना ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद एलन ने मंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी। बोली, मैं अपने पॉलिटिकल करियर पर विचार करूंगी। एलन पिछले कुछ समय से मेंटल हेल्थ की समस्याओं से भी जूझ रही हैं। उनके ऊपर दफ्तर में अपने स्टाफ के साथ घटिया व्यवहार करने का आरोप लगा है। एलन को एक समय तक न्यूजीलैंड का भावी प्रधानमंत्री माना जाता था। जनवरी 2023 में जेसिंडा अर्डन के इस्तीफे के बाद उनका नाम पीएम की पोस्ट के लिए उछला था। तब यह कुर्सी क्रिस हिप्किंस को मिल गई थी। हालांकि हिप्किंस के लिए सरकार चलाना कतई मुश्किल रहा। किरी एलन उनके कैबिनेट में चौथी मंत्री हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से इस्तीफा दिया है। एक ऐसा देश भी है जहां कैबिनेट मंत्री की कार दुर्घटना पर कुर्सी छिन जाती है। यहाँ की कहानी तो सबको पता है। जाते जाते एक दूसरी सूचना सुनते जाइए। राजनीति की वीकली क्लास यानी नेता नगरी के 200 एपिसोड्स पूरे होने वाले हैं। खास मौके पर आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। इसका प्रोसेस और कार्यक्रम का शेड्यूल हम आपसे बहुत जल्द साझा करेंगे। उससे पहले नेता नगरी के एपिसोड्स पर बनी मजेदार क्विज आपका इंतजार कर रही है। खेलने के लिए ललन टॉप के सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर बनाए रखिए। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।